प्रिय प्रशिक्षुओं, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर ऑनलाइन क्लासेस महाविद्यालय की चल रही है, जिसमें आज हमारा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इस प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हम आप लोगों को जो बताया गया है उसमें जो स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है उसकी जो शिक्षा की समितियां रही हैं, जो व्यवस्थाएं रही हैं, उसके संबंध में हम आपको बताएंगे। उसके आगे जो हम आपको पहले बताए थे कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारी क्या शिक्षा रही है, कैसे किस प्रकार से जो है वह निरंतर जो है वो चलती चली आई है। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात निश्चित रूप से अब हमारे हाथ में पूर्ण रूप से जो है अधिकार प्राप्त हो चुका था और शिक्षा व्यवस्था को सोचने के लिए उस पर जो है नियम कानून बनाने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। जैसे कि इससे पहले जो था हमारे सिर्फ महापुरुषों द्वारा, जैसे एजुकेशन के द्वारा बताया गया और महात्मा गांधी के द्वारा जो पहले की व्यवस्थाएं थी कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उस पर पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में, सांस्कृतिक आयोजनों के संदर्भ में और सारी जो चीजें शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत थी उनके अंतर्गत क्या था कि भारतीय लोग जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे कि हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण अपने भारत के विकास के अनुसार हम कर सकते। उसमें कहीं न कहीं जो है वह जो है अंग्रेजों का दबाव था। तो इस प्रकार से, लेकिन जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र जब हमारा 1947 में हुआ तो 1947 से पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी कहीं न कहीं उस शिक्षा व्यवस्था में हमको आज संशोधन करने की आवश्यकता थी। तो हम 1947 से पूर्व की शिक्षा को हम देख चुके हैं, पूर्व की शिक्षा को हम देख चुके हैं कि क्या था, कौन सी समितियां थी जिसमें जो है हम आपको मुदाविया कमीशन की बात की है ना, या जो है हड़ताल समिति हमारी आई है ना। तो इन सब सारी चीजों का हम वहां पर अध्ययन किए, सार्वजनिक योजना आई इसके बारे में हम अध्ययन किए। अब आते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, वह जो टॉपिक है हमारा जो है वह टॉपिक है हमारा कि स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा, अर्थात टॉपिक हमारा जो है स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात। तो स्वतंत्रता प्राप्ति हम बताया आपको 1947 में, आप जानते भी हैं। तो के पश्चात जो है अनेक वर्षों तक क्या हुआ कि जो भारतीय राजनीति थी उसमें जो है शासन तंत्र के चयन के निर्धारण में ही लोग परेशान है। जिस प्रकार से आज आप देखते हैं राजनीति में जो है तमाम पार्टियां हैं, अब वह जो है हमेशा जो है अपने स्वार्थ में ही नाटक लगाए रहती हैं। देश का भविष्य, शिक्षा व्यवस्था, इन सारी चीजों को उस समय जो है वो गौर कर लेती है। तो इसी प्रकार से वहां पर भी जो है वो दिक्कतें उत्पन्न हुई थी, जिसमें जो है उसके पश्चात देखें तो प्राथमिक शिक्षा या कह लीजिए कि बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना के बारे में हम आपको बताया जो है। तो समय समय पर जो उनमें संशोधन किया गया, उन संशोधनों के साथ जो है प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था जो है जब यह उठापटक वाली गई राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक उठापटक 47 के बाद लगी रही। उस समय जो है जो हमारी वर्धा शिक्षा योजना थी या जो है वाल्मीकि योजना जो चली थी, इन सब सारी चीजों में जो परिवर्तन किए गए थे उन्हीं के अनुसार वह शिक्षा व्यवस्था निरंतर हमारी चलती रही। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले अगर देखा जाता है तो कौन सा कार्य इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया, तो शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए जो है वह आवश्यकता अनुभव की गई
कि निश्चित रूप से जो है वह स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा की बात की है कि माध्यमिक शिक्षा में पुनर्निर्माण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 1948 में, इसमें 1948 की बात की गई कि 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसी को जो है नाम से जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कहते हैं। तो ने क्या किया कि सरकार के समक्ष, ये जो बोर्ड था हमारा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ये सरकार के समक्ष क्या किया कि वह जो है माध्यमिक शिक्षा के प्रबंधन, माध्यमिक शिक्षा के प्रबंधन, पहली बात तो स्वतंत्रता के पश्चात यह अनुभव किया गया कि माध्यमिक शिक्षा का पुनर्निर्माण करना आवश्यक है, अर्थात उसका जो है वो संशोधन किया जाना आवश्यक है, जैसे हमारी आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा की बात की गई। उसके लिए क्या किया गया कि 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो हमारा था वह सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। वह प्रस्ताव क्या था कि माध्यमिक शिक्षा के प्रबंधन हेतु, माध्यमिक शिक्षा के प्रबंधन हेतु आयोग का गठन किया जाना चाहिए। आयोग का गठन ये कौन किया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। एक प्रस्ताव रखा कि माध्यमिक शिक्षा के प्रबंधन के लिए एक जो है आयोग जो है वो गठन किया जाना चाहिए और उनकी संस्तुतियों को स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि लेकिन जो है बार बार जो है ये सिस्टम बताया गया है, ये कहते हैं कि निश्चित रूप से ये होना चाहिए, लेकिन क्या है कि सरकार राजनीतिक व्यवस्था में जो है वह जो है इसी उठापटक में जो है उलझी रही और इसके ओर जो है माध्यमिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे पाई, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि केंद्रीय बोर्ड जो है वह सुझाव को बार बार जब इसने कहा तो एक बार जो है उसके सुझाव को स्वीकार किया गया। सुझाव को स्वीकार करते हुए उन्होंने क्या किया कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वो गठित किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो है जो किया गया वो 1952 और 53। माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो गठन किया गया था वो आयोग जो है 1952 और 53 में किया गया था। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं मुदालियत, मुदालियत आयोग। इसी को हम मुदालियत आयोग के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कि ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग हमारा गठित किया गया 1952-53 में, तो यह जो है 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय की मुदालियत आयोग, कैसे इसका नाम पड़ा, मुदालियत कहां से है, इसके बारे में प्रश्न आपसे उठता है, आप लोग जानना चाहते होंगे। तो जो हमारे जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे जो है वो कौन थे? मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया जो है मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया। ये 23 सितंबर को जो है इनको जो है वह अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, जिसे इनके नाम से ही जो है, जो इनका नाम है मुदालिया, जो कि जो है यह आयोग के अध्यक्ष थे। ये जो है आयोग के अध्यक्ष थे। इन्हें अध्यक्ष के नाम से ही जो है इसको जो है मुदालिया नाम था, तो मुदालिया आयोग के नाम से इनको जाना गया।
तो मुदालियत आयोग ने किया क्या, तो इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है इनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित 14 अध्यायों, कितने, इसमें जो है इन्होंने क्या किया, 14 अध्यायों में एक रिपोर्ट जो है, 14 अध्यायों में एक रिपोर्ट जो है उन्होंने सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की। वह रिपोर्ट जो है वह कब प्रस्तुत की, 28 अगस्त 1953, 28 अगस्त 1953 रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई वह जो है 14 अध्यायों में थी और 14 अध्यायों में थी और जो है 28 अगस्त 1953 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और इस रिपोर्ट में क्या गया कि भारत सरकार को जो है उन्होंने शिक्षा के संबंध में क्या क्या चीजें उन्होंने अपने रिपोर्ट में दिया, उसने रिपोर्ट में दिया। आइए देखते हैं, रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी उसके हम देखते हैं। गुण दोष, उसमें गुणों के संदर्भ में, उसमें कमियां क्या है, उसके पाठ्यक्रम, देखिए जो 14 उसमें जो आयोग ने जो है अध्याय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें जो है शिक्षा के गुण, क्या अच्छाइयां हैं उसमें, क्या कमियां हैं, उसके बाद पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, मूल्यांकन क्या होना चाहिए, मूल्यांकन कैसे जो है, कहने का तात्पर्य कैसे जो है बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसके बाद अध्यापक की उन्नति किस प्रकार से होगी, अध्यापक की उन्नति किस प्रकार से होगी। तो इन सब सारी चीजों को, उसके साथ साथ जो है इनके क्रियान्वयन के विषय में, ये सब सारी चीजें कैसे क्रियान्वित की जाएंगी उसमें जो है आख्या प्रस्तुत की। गुण दोष, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अध्यापक की उन्नति के संबंध में क्या किया, क्रियान्वयन जो है वो कैसे किया जाएगा उसके संबंध में जो है इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो आइए हम देखते हैं जो है कि क्रम से कौन कौन से ऐसे रहे शिक्षा के स्वतंत्रता के पश्चात, कौन कौन से ऐसे आयोग गठित किए गए जिनको जो है हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। तो पश्चात की शिक्षा में इतना आपको बता देते हैं, क्रम से देख लीजिए। उसके बाद इसका विस्तृत आपको आगे जो है वो मिलेगा। उसके साथ साथ इसके बाद जो आएगा वो हमारा लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति हमको पढ़ना है। तो आइए हम अपनी संस्थाओं को देख लेते हैं जो हमारी आयोग और समितियां गठित की गई थी, वो कौन कौन सी आयोग और समितियां हैं। तो पहला जो हमारा आएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, एक साथ में इसको आप नोट कर लेंगे। तो उसके बाद हम देख लेंगे कि आपको हम विस्तृत रूप से बता दें। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो हमारा था वह जो है इसको हम राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, राधा कृष्णन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन के नाम से इसको हम जानते हैं। राधा कृष्णन कमीशन के नाम से हम इसको क्यों जानते हैं, क्योंकि जो है इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए जो है इन्हीं के नाम पर जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रखा गया। इसकी स्थापना जो है वह की गई थी 1948 और 1949 में। स्थापना देख लीजिए 1948 और 49 में, ठीक है। स्थापना जो है 1948-49 में। अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से ही चूंकि ये अध्यक्ष थे इसीलिए जो है इसको राधाकृष्णन कमीशन के भी नाम से जाना जाता है और मूल नाम इसका जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रखा गया। उसके बाद समिति हमारी गठित की गई, आचार्य नरेंद्र देव समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति गठित की गई। तो आचार्य नरेंद्र देव जो समिति गठित की गई थी वह जो है 1952-53 में
52-53 में ही जो है वो एक समिति गठित की गई थी, जो है वो 1952 और 53 में। अध्यक्ष जो है इसके आचार्य नरेंद्र देव, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। इन्हीं के नाम से जो है इस समिति का नामकरण ही कर दिया गया। उसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में आपको बताया जो है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53 में ही गठित किया गया था, उसके संबंध में आपको बता चुके हैं। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को हम लोग फिर से देख लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय जो हमारा शिक्षा आयोग गठित किया गया था उसे हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, कोठारी कमीशन। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो था हमारा वो कोठारी कमीशन के नाम से 1964 और 66, 1964 और 66 के बीच में यह जो है वो किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है वो DS कोठारी थे, अध्यक्ष DS कोठारी। चूंकि ये अध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम से ही जो है वो कोठारी कमीशन इसको रखा गया। उसके बाद जो हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई, गठित की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। क्रम से आप देखते चलिए कि काम बता दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 79, उसके बाद आई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। उसके बाद आगे देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई हमारी, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई। उसके बाद राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 आई। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई, उसके बाद राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 आई। उसके बाद जनार्दन रेड्डी समिति 1992, जनार्दन रेड्डी समिति 1992 आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राममूर्ति समीक्षा समिति 1990। उसके बाद जो है जनार्दन रेड्डी समिति 1992। उसके बाद आए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हमारा जो आया था, जो बनाया गया था, वह जो है बनाया गया था 2006 से 2009, 6 से 2009। उसके बाद हमारा जो है वह शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसको हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, आपका टॉपिक में था शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आप जो है आपको ये जो हमारी संस्थाएं रही हैं, समितियां रही हैं, आयोग रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी। इस प्रकार से स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात जो है ये सारी चीजें इतने बिंदु थे जिन पर जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो निरंतर कार्य करती है। तो प्रारंभ में देखिए स्वतंत्रता के पश्चात माध्यमिक शिक्षा के संबंध में जो है पुनर्निर्माण की बात की गई थी, उसी से हमारा जो प्रारंभ हुआ। उसके बाद ये जो संस्थाएं रहेंगी, अगला हमारा
नेक्स्ट टॉपिक है जो है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है हमारी, उस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को हम जो है हमारे टॉपिक में है वो पढ़ना है। उसके पश्चात जो है हम देखेंगे कि जो हमारी पिछली समितियां आयोग गठित की हैं उनके बारे में हमको बात करना है। तो हम सबसे पहले जो है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को देखते हैं। तो 1813, एक सन को जो है आप देखते चलिए, 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट, कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया था? 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आज्ञा पत्र जारी किया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम आप सुने होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना जो है भारत में 1600 हुई थी, सबको जानकारी है। तो क्या किया कि 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जो है वो क्या किया? आज्ञा पत्र जारी किया। ठीक है, जो ये आज्ञा पत्र जारी किया गया, तो यह आज्ञा पत्र क्या था? तो उसने जो है शिक्षा के संदर्भ जो है व्यवस्थाएं जो थी शिक्षा के संबंध में, कहीं जो आज्ञा पत्र जारी किया गया था वो किसके संबंध में था? वो शिक्षा के संबंध में जारी किया गया था, शिक्षा के संदर्भ में। तो शिक्षा के संदर्भ में यह जो है वो जारी किया गया था। उसके पश्चात जो है इस पत्र में जो है जो ये शिक्षा के संदर्भ में जारी किया गया था, तो बहुत लंबे समय तक इस पर जो है विवाद रहा, इस पत्र पर ही विवाद रहा। विवाद जो है वो साहित्य से रहा, साहित्य का जो है रूप से वर्णन नहीं किया गया था, इसलिए जो है उस पर काफी विवाद रहा। उसके पश्चात 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जो है वो शिक्षा पर खर्च की बात की गई थी, लेकिन ये उसको नहीं बताया गया था कि वह किस रूप में खर्च किया जाएगा, किस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। साहित्य विज्ञान की बात की गई थी, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं किया गया था। इस प्रकार से जो ये आज्ञा पत्र जारी किया गया शिक्षा के संदर्भ में, जो शुल्क पैसा आया उसके संदर्भ में, तो इसमें जो है आपस में विरोध हुआ। क्या होगा? आपस में विरोध हो गया। विरोध के पश्चात दो विचारधाराएं, एक जो है कौन सी है? प्राच्य विचारधारा, प्राच्य विचारधारा। दूसरी विचारधारा जो है वो पाश्चात्य विचारधारा। प्राच्य विचारधारा और पाश्चात्य विचारधारा। बात हमारी समझिए। आज्ञा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र जो था वो शिक्षा के संदर्भ में था, और जो है इस आज्ञा पत्र के विरोध में ही जो है आपस में विरोध हो गया, जिसमें 2 विचारधाराएं आई। एक जो है वो प्राच्य विचारधारा, प्राच्यवादी विचारधारा, दूसरा जो है वो पाश्चात्यवादी विचारधारा। तो यह संपूर्ण जो विवाद रहा प्राच्यवादी विचारधारा का और पाश्चात्यवादी विचारधारा का, इन दोनों लोगों का जो विचारधारा रही है, आपस में विरोध थी, वह जो है वो लगभग जो है वो 20 वर्ष तक चली। कितने वर्ष तक? 20 लगभग वर्ष तक चलती रही। दोनों की विचारधाराओं में जो समस्या थी, मत एक नहीं थे, उनकी विचारधारा जो है वो 20 वर्ष तक लगभग चली। तो 1833 का आग्रह जो 1833 का आज्ञा पत्र भी इसे सुलझा नहीं पाया। तो 1813 के बाद जो है 1833 का एक आज्ञा पत्र और जारी हुआ। ठीक है, 20 वर्ष तक ये चलता रहा। तो देखें जो है क्या हुआ कि 1833 में भी जो आज्ञा पत्र जारी किया गया, वह 35 का आज्ञा पत्र, वह भी जो है इस विवाद को जो है वो सुलझा नहीं पाया। जो प्राच्यवादी विचारधारा थी और जो पाश्चात्यवादी विचारधारा थी, दोनों विचारधारा को वह सुलझा नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ? 10 जून 1834 को, ध्यान दीजिएगा, 10 जून 1834 ये महत्वपूर्ण तारीख है, डेट है।
तो 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पढ़ना है हमको। लॉर्ड मैकाले का अब शुरू होता है। लॉर्ड मैकाले क्या किया? 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल, उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल। तो देखिए जो है लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 लॉर्ड मैकाले जो है उस समय जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे अपने यहाँ बेंटिक। तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के सहायक के रूप में, या कह लीजिए कि काउंसिल के जो है एक सलाहकार के रूप में जो है वह जो है वो भारत आया था। जो कब आया था? 10 जून 1834 को इसके विलियम बेंटिक के कानूनी सलाहकार के रूप में जो है ये भारत में प्रवेश किया था, यहाँ आकर आया था। उसके बाद उसने क्या किया? तो मैकाले के बारे में देखें कि उसको किस लिए यहाँ भेजा गया था। वो एक तो जो है अंग्रेजी भाषा का जो है वो जानकार था, दूसरा उसके साथ साथ जो है वो कुशल लेखक और वक्ता भी था। कुशल लेखक वक्ता, अंग्रेजी भाषा का जानकार। ठीक है, ये लॉर्ड मैकाले जो है कुशल लेखक था, वक्ता था, अंग्रेजी भाषा का जानकार था। ये आया कब? 10 जून 1834 को। गवर्नर जनरल उस समय कौन था? विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक की कानूनी सलाहकार के रूप में जो है यह भारत 1834 में 10 जून को आया। अब आगे हम लोग देखते हैं जो है, तो बेंटिक ने उसे जल शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, इन्होंने क्या किया कि मैकाले को जो है एक जन शिक्षा समिति बनाई गई। ठीक है, जन शिक्षा समिति। तो ये जो जन शिक्षा समिति थी, इस जन शिक्षा समिति का उसको जो है अध्यक्ष बना दिया गया। इसको मैकाले को, लॉर्ड मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। मैकाले ने 1813 का जो आज्ञा पत्र जारी किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, अभी ऊपर आपको बताया, उसका जो धारा 43 थी, है ना, उसमें एक धारा 43, उस धारा 43 का गहन अध्ययन किया। कौन? लॉर्ड मैकाले ने 1813 का जो था पत्र, आज्ञा पत्र, उस पत्र का धारा 43 का जो है वो गहन अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात क्या किया? प्राच्यवादी विचारधारा और जो है पाश्चात्यवादी विचारधारा, दोनों को जो है, दोनों की दलीलों का अध्ययन किया। दोनों जो आपस में वाद विवाद कर रहे थे, जो तर्क दे रहे थे, उन दोनों के विचारों का अध्ययन किया। और 7 मार्च 1835 तो 7 मार्च 1835 को क्या किया गया कि अपना विवरण पत्र, किसका? मैकाले का। यही है भाई विवरण पत्र मैकाले का विवरण पत्र जो है वो किसको सौंपा? वह जो है वो सौंप दिया जो है वो विलियम बेंटिक को, गवर्नर जनरल को जो है वह समझ गया। इस विवरण पत्र को मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि मैकाले के विवरण पत्र के जो है, या मैकाले के भारत आने के क्या उद्देश्य थे। तो उसके जो है वो मैकाले के भारत आने के 3 उद्देश्य थे। ठीक है, तो हम उद्देश्य को देख लेते हैं क्या है उद्देश्य। 3 उद्देश्य थे उसके। पहला उद्देश्य हम देखें, पहला उद्देश्य था कि 1813 जो राजपत्र था उसकी धारा की व्याख्या। पहला उद्देश्य था कि 1813 आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या करना। ठीक है, व्याख्या करना। दूसरा क्या था
दूसरा जो उसका था राजपत्र से संबंधित, हम आपको बताया कि प्राच्यवादी विचारधारा और पाश्चात्यवादी विचारधारा क्यों 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च की बात की गई थी। तो 1 लाख जो खर्च की बात की गई थी तो उसके विवादों को सुलझाना, 1 लाख खर्च के विवाद को सुलझाना, ये था। उसके बाद देखिए क्या तीसरा जो हमारा था मैघालय जो है वो प्राच्य संस्कृत और जो है प्राच्य संस्कृत कह लीजिए वह जो है वह कड़ा आलोचक, जो प्राच्य हमारी संस्कृति है उसका जो है वह कड़ा आलोचक था। अंग्रेजी के पक्ष में जो है उसने विवाद का निपटारा कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए मैघालय में जो थी वह जो है अंग्रेजी शिक्षा तथा सभ्यता के प्रभाव जो है अत्यधिक था, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा को वह ज्यादा प्रभावी मानता था। उसके साथ साथ इस बात पर उसको गर्व भी था, है ना। तो उसने क्या किया, अतः हमने अंत में क्या किया कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उसने इस प्रकार के व्यक्तियों के निर्माण पर बल दिया, जोर दिया कि निश्चित रूप से जनता के लिए जो है वह द्विभाषीय का कार्य करे। उसका उद्देश्य मुख्य रूप से आप जान लीजिए क्या था, वह था वह शक्ल और रंग से तो भारतीय रहे किंतु रुचि विचारधारा तथा नीति व शिक्षा में जो है वह पूर्णतः जो है अंग्रेजी है। इस प्रकार से जो है उसकी जो है उद्देश्य थे, उसकी विचारधारा थी। हम आपको जो है मैघालय का विवरण पत्र जो है विस्तृत रूप से उसका अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो भी आपको समस्या होती है वह संपर्क कर लें या चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, आपको वीडियो जो है प्राप्त होता है।